के साथ आपने पहली बार यह बड़ी खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान को ख्वाब आ रहा है, सपना आ रहा है। सपना यह कि पाकिस्तान कह रहा है वो भारत को बायकॉट कर देगा क्रिकेट मैच में। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कहना है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, लेकिन पाकिस्तान को यह सोचना होगा कि हिंदुस्तान के साथ 2024 का वर्ल्ड कप भारत में होना है। पाकिस्तान कह रहा है हम भारत में बॉयकॉट करेंगे। क्या यह मुमकिन है? अगली तस्वीर दिखाइए। लड़ाई कहां से शुरू हुई? जय शाह देख रहे हैं जो कि बीसीसीआई के सचिव हैं, और रमीज राजा को आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जय शाह ने एक बात कही, उस पर रमीज राजा का कहना है हम वर्ल्ड कप में बॉयकॉट करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं ये जंग कैसे शुरू हुई और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को असली औकात बता रहे हैं कि आखिर उनमें दम है या नहीं, ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले जरा ये पूरा बवाल समझ लीजिए। भारत पाकिस्तान का जो मैच है, पूरा देश इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहता है, लेकिन कैसे आखिर उस मैच में यह खलल हो सकता है? ये देख रहे हैं आप। भारत ने पाकिस्तान में खेलने से पहले इनकार किया। भारत ने कहा हम पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेंगे, एशिया कप होने वाला, पाकिस्तान में एशिया कप होना है। और इसे मूव कीजिए, भारत की टीम एशिया कप के लिए अब पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, उन्होंने पाकिस्तान को यह झटका दे दिया है कि हम तुम्हारे आतंकी मुल्क आकर नहीं खेलेंगे। बेशक ऐसे ना कहा हो, भारत के दौरे से पाक क्रिकेट बोर्ड की कमाई होती है, और 15 साल बाद भारत की मेजबानी की तैयारी है। यानी भारत की मेजबानी की तैयारी है। आतंक की वजह से कई टीमों ने पाकिस्तान का दौरा टाल दिया, और यही वजह है कि भारत ने भी पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। भारत के फैसले से पाक के अरमानों पर पानी फिर गया है। दरअसल अब किसी दूसरे देश में एशिया कप शिफ्ट किया जाए, यह कहा जा रहा है। पाकिस्तान इस बात से सबसे ज्यादा गुस्से में है कि भारत ने मना कर दिया हम तुम्हारे यहां के नहीं खेलेंगे। अगले साल जुलाई अगस्त में दरअसल एशिया कप होना है। भारत के फैसले के बाद से पाकिस्तान बौखला गया है। पीसीबी ने वर्ल्ड कप के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सोचिए, खाने को नहीं है पाकिस्तानी क्रिकेटरों के पास, और कह रहे हैं भारत आकर नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। दरअसल 2023-24 में क्रिकेट विश्व कप होना है, और 2031 तक भारत में होने वाले टूर्नामेंट में शामिल नहीं होगा, यह कहना है पीसीबी का। सोचिए ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भारत आकर ना खेले? यह मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए जरा। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के क्रिकेटरों को आईना दिखा रहे हैं कि तुम भारत के आगे कहीं नहीं ठहरते हो, न भारतीय क्रिकेट टीम के आगे, न उनके पैसे और कमाई के आगे। सुनिए जरा पाकिस्तान के लोगों। हमारे ग्राउंड खाली पड़े हैं, जब कौमें परेशान हो ना, तो कहाँ वहाँ खेल पे कौन तवज्जो देगा? ना आपको खेल खेलता है, ना कोई खेल देखता है। 50,000 करोड़ बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और इतना तो पाकिस्तान का आई थिंक बजट भी नहीं होगा एक साल का, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। वाओ, दैट इज सो अमेजिंग। देखें आईपीएल मैंने जब से देखा है, मेरे ख्याल से मुझे 3 से 4 साल हुए हैं आईपीएल पे ना, मैंने फोकस करना शुरू किया है। देखा है मैंने आईपीएल को, इतनी इंडोर्समेंट, इतना उन्होंने पैसा लगाया है, ग्लैमर ऑब्वियसली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और स्पेशली टैलेंट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, प्लेयर्स उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर 50,000 करोड़ यू सेड, 50,000 करोड़, मतलब दैट इज सो अमेजिंग। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब इतना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। काश मैं इंडिया से होती और मैं ज़्यादा कह सकती हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ इंडिया। देखिए इस वक्त आप यहाँ से कंपैरिजन करवा लो अगर पीएसएल और आईपीएल का, तो पीएसएल बहुत 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 ज़्यादा पीछे है। वहाँ पे एक एक खिलाड़ी जो है ना वो करोड़ों में जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं उसे पीएसएल के साथ उसकी बात करूँ ना, तो हमारे यहाँ पे जो खिलाड़ी टॉप खिलाड़ी है वो लाखों में आता है, ठीक है। आईपीएल जितना कमाता है वो उतना इन्वेस्ट करता है, और फिर उसका उसे रिस्पॉन्स भी मिलता है। कि इंडियन बोर्ड जो है वो उस बल्कि उल्टा पैसे देता है आईसीसी को, और हम लोग जो हैं हम ले रहे हैं कि हम खुद अपने तौर पे हमारी जो एक हैसियत है क्रिकेट के अंदर वो इतनी मजबूत नहीं है। और आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कितना पैसा बरसता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास। भारतीय क्रिकेट टीम की ताकत यही है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा क्रिकेट देखा जाता है, पूजा जाता है क्रिकेट, और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। आपको बताते हैं सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, ग्राफिक्स प्ले कीजिए। सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, कैसे ये आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा। क्रिकेट ये आपके सामने आ गया।
आप देख रहे हैं भारत की भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई। नीचे देखिए, डिजाइनर ने गलती से नीचे लिखा हुआ है भारतीय क्रिकेट बोर्ड 18,000 करोड़ की कमाई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कितनी? 18,000 करोड़ की कमाई है। अब दूर मत जाइए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए जरा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 2,843 करोड़, 2,800 करोड़ के आसपास। अब सोचिए 18,000 करोड़ कहां और कहां सिर्फ 28 करोड़। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया भी नहीं ठहरती कहीं। पाकिस्तान को आगे बताऊंगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड देखिए सिर्फ 2,100 करोड़, भारत 18,000 करोड़। अब जरा पाकिस्तान की बात कर लीजिए, ये 1000 में भी नहीं पहुंच पाए, कुछ 100 करोड़ तक ही सीमित है। 811 करोड़ कमाई है और भारत की 18,000 करोड़। सोचिए, और भारत में नहीं खेलेंगे आकर तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम दाने दाने को मोहताज हो जाएगी। बीसीसीआई के सामने कहीं टिकता नहीं है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड। आपको बताऊं, पाक बोर्ड से 22 गुना ज्यादा अमीर है भारतीय क्रिकेट बोर्ड। इससे आप समझ सकते हैं, और यह बात कोई और नहीं कह रहा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए जरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं नमीज राजा, वो आज भले ही कुछ भी शेखी बघार लें, लेकिन खुद इन्होंने माना था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है कि वो कहीं नहीं ठहरते। सुनिए, आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। सो हमें एक तरह से इंडिया के बिजनेस हाउसेस पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, और कल को अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच लेती कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। और आइए अब आपको बताता हूं कि भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान भारत ना आए वर्ल्ड कप खेलने, नुकसान भी पाकिस्तान का होगा। लेकिन देखिए जरा, भारत पर 1 पैसा 25 पैसे भी असर नहीं होने वाला। यह आप देख रहे हैं, विश्व कप नहीं खेलने से पाकिस्तान का घाटा होगा। पाकिस्तान के विश्व कप से हटने से भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय टीम सुरक्षा वजहों से पाकिस्तान नहीं जा रही है और इस पर दुनिया का कोई भी देश सवाल नहीं उठाएगा, कितनी बैठकें क्यों ना कर ले कोई देश। पाकिस्तान के ना होने से टूर्नामेंट पर कोई असर नहीं होगा, टूर्नामेंट के फाइनेंस पर किसी तरह का असर नहीं होगा, पाकिस्तान रहे चाहे ना रहे। क्यों? ये देखिए जरा, पाकिस्तान में दुनिया भर के करीब सिर्फ 10% क्रिकेट फैंस हैं। फैंस के लिहाज से भारत की हिस्सेदारी 60%। आप समझिए रेशियो, भारत 60% और पाकिस्तान 10%। तो किसके जाने ना जाने से असर होगा? भारत में, क्रिकेट में भारत से कमाई 80% तक है, 80% कमाई है। पाकिस्तान से क्रिकेट की कमाई सिर्फ 5% है। भारत के बिना कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट मुश्किल है, यानी वो टूर्नामेंट फ्लॉप होगा जिसमें भारत नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, फिर भी हिट हो जाएगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान को कुछ भी पालना चाहिए, लेकिन गलतफहमी और मुगालता नहीं पालना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि कांग्रेस ने नया अध्यक्ष चुन लिया है, लेकिन सब फिक्स था। कैसे कांग्रेस चुनाव में सब गोलमाल था, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। 2 उम्मीदवार थे, शशि थरूर और खड़गे। मैच फिक्स था। राहुल गांधी ने ऐलान होने से पहले, आधिकारिक ऐलान होने से पहले कहा जा रहा था कि बड़ा निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। आधिकारिक ऐलान होने से पहले ही ऐलान कर दिया था कि खड़गे ही अध्यक्ष बन रहे हैं। तो अब कुछ बताने की जरूरत नहीं कैसे मैच फिक्स था, लेकिन तस्वीर देखिए जरा, अगली तस्वीर देखिए। सोनिया गांधी पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, बधाई दी। प्रियंका वाड्रा पहुंची, मल्लिकार्जुन खड़गे को मुबारकबाद दी, लेकिन मैच तो पूरा फिक्स था। अगली तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तब तक देश को नहीं बताया गया था, कांग्रेस की तरफ से किसी को ऑफिशियली नहीं बताया गया था कि एक तथाकथित जो निष्पक्ष चुनाव है इसका में विजेता कौन है। लेकिन राहुल गांधी ने 1 घंटे पहले बता दिया। देखिए जरा, आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस का चुनाव तो हो गया, लेकिन पूरी तरह से गोलमाल था। क्या गांधी परिवार ने जो तय किया उससे सारी चीजें तय हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे तय हुआ। सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, लोगों की नजरें और निगाहें थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर 2 लोग रेस में थे, और राहुल गांधी ने, ध्यान से पढ़िएगा, राहुल गांधी ने 1:07 पर वो सामने आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। भारत जोड़ो यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और बोलते बोलते 1:22 पर राहुल से सवाल पूछा गया
तो राहुल ने सवाल के जवाब में खड़गे को ही अगला अध्यक्ष बता दिया। तब तक कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान नहीं हुआ था। राहुल से उनके रोल के बारे में पूछा गया था, आपका रोल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में खड़गे जी से पूछिए, वही अध्यक्ष है, अब खड़गे जी सब तय करेंगे। लेकिन तब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। इस वक्त वोटों की गिनती चल रही थी कांग्रेस में। थरूर पक्ष ने वोटिंग में धांधली का आरोप लगाया था। इससे पहले भी नतीजों की घोषणा करीब 1 घंटे बाद हुई। सोचिए जरा, राहुल ने 1:22 पर कहा कि खड़गे अध्यक्ष होंगे और आधिकारिक ऐलान दोपहर 2:24 पर हुआ। 1 घंटा पहले ही राहुल गांधी को कैसे पता था? यह राहुल गांधी को तभी पता था जब खड़गे को उम्मीदवार बनाया था। सच ये है, मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत का ऐलान हुआ 2:24 पर। राहुल ने 1 घंटे पहले नतीजे बता दिए। ये तभी हो सकता है जब पेपर भी पहले से आउट रहा हो और नतीजा भी। आइए अब दूर मत जाइए, आपको मैं तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। मधुसूदन मिस्त्री, जिन्होंने कांग्रेस का पूरा चुनाव कराने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। ये मधुसूदन मिस्त्री है, कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, कांग्रेस चुनाव समिति को लीड कर रहे थे। अब सुनिए जरा, राहुल ने जब 1:22 पर बताया कि कौन बन गया अध्यक्ष और मधुसूदन मिस्त्री ने 2:24 पर बताया। दोनों को सुनिए। Cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं। राहुल गांधी ने बोला खड़गे जी विल डिसाइड। उसके बाद उन्होंने दोबारा खड़गे का नाम नहीं लिया। अब आइए आपको बताते हैं जीत हार कैसे तय हुई। दरअसल शशि थरूर को वोट मिले 1,072 और खड़गे को वोट मिले 7,897। 6,825 वोटों से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते। 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष बना है। 24 साल बाद 416 वोट रद्द कर दिए गए इस दौरान और कुल 9,385 वोट डाले गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता बने खड़गे अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। 75 साल में 42 साल गांधी परिवार के पास कमान रही है। लेकिन नतीजे तो आ गए, लेकिन शशि थरूर और उनके करीबियों ने धांधली का आरोप लगाया इस चुनाव में। शशि थरूर के करीबी जो है, उनका कहना है कि इस चुनाव में धांधली हुई है। सोचिए जरा, कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग ही इस चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं मान रहे। देखिए जरा, शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया थरूर एंड टीम की तरफ से। थरूर के चीफ इलेक्शन कैंपेनर जो थे, उनका आरोप है, उनका कहना है उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना में धांधली हुई है। पोलिंग के दौरान 3 राज्यों में गड़बड़ी हुई है। मतदान के बाद भी 3 राज्यों में धांधली की गई। मधुसूदन मिस्त्री से थरूर कैंप ने इसकी शिकायत की है बाकायदा। थरूर कैंप ने वोटर लिस्ट पर भी सवाल उठाए थे और शशि थरूर को देर से वोटर लिस्ट दी गई। उन्होंने कहा था लिस्ट में वोटर्स के नंबर, फोन नंबर भी नहीं थे जिससे वो उनसे बात कर सकते। कमलनाथ और गहलोत ने भी खड़गे को खुला समर्थन दे दिया था। शशि थरूर ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। बीजेपी सवाल कर रही है, कांग्रेस पार्टी बेशक बराबर करने की कितनी कोशिश क्यों ना करे। सुनिए जरा अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं और अनिल विज क्या कह रहे हैं। खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी है, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का, राहुल जी का पूरा समर्थन इनके साथ रहेगा। ये अध्यक्ष नहीं, ये रिमोट चुने गए जिनके माध्यम से गांधी परिवार पार्टी को चलाएगा। ये
रिमोट है, क्योंकि कांग्रेस में बिना गांधी के कोई पार्टी चला नहीं सकता, और गैर गांधी के इन्होंने चुना था सीताराम केसरी को, और उसको उठा के दफ्तर से बाहर फेंका था। आइए अब आपको बताते हैं, बीजेपी हमलावर है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर। खड़गे के अध्यक्ष बनने पर बीजेपी सवाल कर रही है, ये कैसा चुनाव था। देखिए, शहजाद पूनावाला ने लिखा, वाह, काउंटिंग जारी है, नतीजे घोषित कर दिए गए, सुबह से पोस्टर भी तैयार थे, पोस्टर में खड़गे को अध्यक्ष बताया गया, जो लोग इसे निष्पक्ष चुनाव बता रहे हैं उनसे हमारी सहानुभूति है, चुनाव में धांधली हुई, मैच फिक्स था। शहजाद पूनावाला खुद भी चुनाव लड़ चुके हैं। शशि थरूर, अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, शशि थरूर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह रो रहे हैं। क्या उन्हें कांग्रेस में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की उम्मीद थी? उन्हें आभारी होना चाहिए कि बाथरूम में नहीं बंद किया गया। अगले कुछ महीनों में गांधी परिवार से मुकाबला करने के लिए सबसे बुरा अभी आना बाकी है, उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा, अमित मालवीय ने यह लिखा है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। सचिन पायलट भी बहुत परेशान है कि राजस्थान में बात बन नहीं रही, शायद नए अध्यक्ष आए, कुछ बात बन जाए। और शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, जब आंतरिक डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा व्यापक चुनाव कराया। मतदान हुआ 17 तारीख को, और आज लगभग 90% वोट खड़गे साहब को मिला। बचपन में मैं WWF देखता था, और जब WWF में अंडरटेकर हल्क होगन को हराता था तो मैं बड़ा खुश होता था। फिर मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि बेटा, ये सब फालतू नूरा कुश्ती है, कोई सच्ची सच की कुश्ती नहीं है। आज वही WWF हो रहा है, कांग्रेस में WWF हो रहा है, और ये कुछ ही चंद गिने चुने लोग हैं जो इसे असली कुश्ती मानते हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे अध्यक्ष होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रिमोट तो नहीं बन जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और इधर चुने हुए नए अध्यक्ष बैठे हैं। कहीं राहुल गांधी का रिमोट ना बन जाए। सवाल ये, खड़गे की जीत पहले से तय थी। राहुल गांधी ने 1 घंटा पहले ऐलान करके बता भी दिया कि मामला तो इधर पूरा फिक्स था। दुनिया को दिखाने के लिए चुनाव कराए गए, दुनिया को दिखाने के लिए गैर गांधी अध्यक्ष भी बनाया गया। खड़गे गांधी परिवार के करीबी हैं, पहली बात तो ये। गांधी परिवार के विश्वास पात्र भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे बहुत कम बोलते हैं। गांधी परिवार को ऐसे ही आदमी चाहिए। गांधी परिवार पर कभी सवाल नहीं उठाया। गांधी परिवार ने ही मैदान में उतारा खड़गे को, और आनन फानन में चुनाव में उतारा गया। खड़गे जी की हालत यह थी कि जो गांधी परिवार कहेगा वो मैं करूंगा। खड़गे को ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया गया, और खड़गे की जीत के बाद ही राहुल का कंट्रोल रहेगा पार्टी पर। गांधी परिवार की मर्जी से ही पार्टी चलेगी, और नाम खड़गे का होगा, फैसला गांधी परिवार का होगा। एक तरह से राहुल के रिमोट होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बात साफ है। लेकिन खुद खड़गे से ये सवाल पत्रकारों ने पूछा कि आप राहुल गांधी के रिमोट कंट्रोल तो नहीं बन जाएंगे, तो खड़गे इस पर क्या जवाब देते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोई अगर पार्टी के हित से जुड़ी बात होगी, बेशक मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन गांधी परिवार से ही सलाह मशवरा करने के बाद ही फैसला लूंगा। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हरीश रावत को सुनिए और सुशील मोदी को सुनिए, जो कह रहे हैं कि अध्यक्ष तो कठपुतली ही होगा। सुनिए। सोनिया जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में आज कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुना है, और नए अध्यक्ष के रूप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे अपार अनुभव के साथ कांग्रेस की और आम आदमी और देश के प्रति जो समर्पण की भावना है, उसके अकूत भंडार के साथ चुने गए हैं। परिवार से बाहर तो केवल कहने के लिए, कांग्रेस की जो हालत, उसके अंदर जो अध्यक्ष बनेगा उसको कठपुतली बनना पड़ेगा, उसको पॉकेट का अध्यक्ष बनना पड़ेगा, उसको यशमैन बनना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो राहुल गांधी यात्रा क्यों करे, तो उनको तो अध्यक्ष बनना चाहिए था। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और फक्र करने वाली बात है।
दुनिया ने देखा भारत का दम। ये जो हथियार देख रहे हैं, आज सारे हथियार भारत में बनने वाले पूरी दुनिया ने देख लिए कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है और हम क्या क्या बना सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस हथियारों के मेले का उद्घाटन किया, भव्य मेला जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट के जरिए किया। ये आप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आगाज हुआ। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं जो हथियार प्रदर्शनी में लगाए गए हैं। नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए। ये प्रधानमंत्री ने इस एक्सपो में, इस हथियार के मेले में पहुंचे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। प्रधानमंत्री ने सारे हथियार देखे, ये सारे हथियार प्रधानमंत्री ने देखे। ये जो हथियारों का मेला है, आपको बताऊं ये सारे हथियार भारत में बने हुए हैं। यही भारत की ताकत है कि भारत ने राइफल से लेकर मिसाइल से लेकर और फाइटर से लेकर हर चीज भारत अब बनाने लगा है। तो आइए मैं आपको बताता हूं इस हथियारों के मेले में क्या क्या था और इसकी भव्यता क्या थी, यह भी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, यह था हथियारों का मेला। हथियारों का सबसे बड़ा मेला लगा है। बड़ी खबर यह है, 12वीं डिफेंस एक्सपो की शुरुआत हो गई है। सिर्फ भारत में बने हथियारों की प्रदर्शनी लगी थी। हथियारों के मेले में रुद्रम 3 मिसाइल भी थी। 500 किलोमीटर दूर निशाना ध्वस्त करने की ताकत रखती है मिसाइल। प्रहार मिसाइल भी इस प्रदर्शनी में लगाई गई थी। 150 किलोमीटर दूर प्रहार करने की ताकत रखती है ये। ब्रह्मोस मिसाइल की भी प्रदर्शनी थी। AK-203 राइफल भी इस प्रदर्शनी में थी। विशाल एंटी टैंक बार माइन भी थी। हथियारों के मेले में प्रचंड एंटी टैंक भी दिखाया। 100 से ज्यादा देश, सोचिए जरा, इस हथियारों के मेले में 100 से ज्यादा देश आए थे। 33 देशों के मंत्रियों ने मेले में हिस्सा लिया। 75 देश के प्रतिनिधि इन हथियारों को देखने आए थे। ये सब आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जितने हथियार हैं ये सब भारत में बने। ये सारे हथियारों का निर्माण हिंदुस्तान में हुआ। कुल 1340 कंपनियों ने हिस्सा लिया था इसमें। 100 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियां शामिल हुई इसमें। 47 नए हथियार भी लॉन्च किए गए। 450 से ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए। भारत का डिफेंस निर्यात 13,000 करोड़ का हो गया। 2025 तक भारत का निर्यात और ज्यादा बढ़ेगा। 35,000 करोड़ रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। 13,000 से 35,000 करोड़। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो बता रहे हैं, भारत कभी वो दौर भी था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज दौर बदल गया है, आज चीते छोड़े जाते हैं। सुनिए। यही देश कोई जमाना था जब कबूतर छोड़ा करता था, आज चीता छोड़ने की ताकत रखता है। इस सामर्थ्य के साथ घटनाएं छोटी होती हैं, लेकिन संकेत बहुत बड़े होते हैं। हमारे देश में डिफेंस एक्सपो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार का डिफेंस एक्सपो अभूतपूर्व है। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। आज हम लौह पुरुष सरदार पटेल की इस धरती से दुनिया के सामने हमारे सामर्थ्य का परिचय दे रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, उससे पहले दिखाता हूं मैं आपको कि इसमें वो चीज, कौन सा वो हथियार था जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पूरी दुनिया भारत से वो हथियार मांग रहा है। देखिए जरा, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल पर सबकी नजरें और निगाहें थी। ये जो आप हथियार देख रहे हैं, पूरी दुनिया इस हथियार को भारत से मांग रही है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल आप हमें दे दीजिए। आइए अब आपको बताते हैं ऐसा क्या है इस मिसाइल में जो आज पूरी दुनिया कह रही है। अलग अलग मुल्क, बड़े बड़े देश भारत से कह रहे हैं कि हमें ये हथियार दे दीजिए। तो आपको बताता हूं इस हथियार में आखिर ऐसा क्या और कौन कौन से देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है ब्रह्मोस मिसाइल। देखने से भी आपको ताकत का एहसास होगा। 15 देश ब्रह्मोस मांग चुके हैं। 15 देश कह रहे हैं हमें यह मिसाइल दे दो भारत से। 5 साल से वियतनाम में मांग है,
फिलीपींस, इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं। ब्राजील दिलचस्पी दिखा चुका है कि हमें ब्रह्मोस बेच दो। हनोई ने 2011 से आवेदन दे रखा है इस मिसाइल के लिए। भारत में ही इस मिसाइल को दरअसल विकसित किया गया है। मध्यम रेंज वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, और फाइटर जेट और जमीन से इसे लॉन्च किया जा सकता है। पनडुब्बी से भी लॉन्चिंग संभव है इस ब्रह्मोस मिसाइल की। हवा में मार्ग बदलने में सक्षम है, यानी हवा में जब जा रही हो, आपने हिट किया टारगेट को, उसी वक्त ये अपना रास्ता बदल सकती है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान में सक्षम है। रेंज बढ़ाकर इसे 300 से 400 किलोमीटर हो गई है और अधिकतम रफ्तार इसकी 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दुश्मन के रडार के पकड़ में नहीं आती है। सबसे खासियत इसकी यह है कि रडार के पकड़ में नहीं आएगी तो सीधे टारगेट पर हिट करेगी। सेना की तीनों विंग्स यानी जल, थल, नभ उसमें शामिल है। MiG-29 और तेजस रफाल में भी इसकी तैनाती की गई है। रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट है ये ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों पर इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आखिर ये ब्रह्मोस भारत के लिए कितने फख्र की बात है। भारत इस मिसाइल को बनाकर कितना ताकतवर हो गया, सुनिए। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है क्योंकि भारत की सेनाओं ने उनकी क्षमताओं को साबित किया है। ब्रह्मोस देख लिया। अब अगला हथियार दिखाने जा रहा हूं जिस पर सबकी नजरें थी। वो हथियार ये देखिए जरा, ये है AK-203 राइफल। ये भी भारत में बनने जा रही है और इसकी ताकत आपको बताऊंगा, बिजली से ज्यादा, लाइट से ज्यादा तेज रफ्तार है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है AK-203। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जब एक्सपो में गए थे तो वहां भी उन्होंने राइफल हाथ में उठा ली थी। एक जवान की ताकत, सेना का जवान जब सरहद पर खड़ा होता है या जंग में लड़ने के लिए जाता है तो उसकी ताकत, उसका हथियार, जज्बे के साथ हथियार कितना ताकतवर है, यह भी बहुत जरूरी है। आइए अब आपको बताता हूं AK-203। ये आप देख रहे हैं, ये AK-203 निकल आई जो आप देख रहे हैं, एक्सपो में मौजूद थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में भी राइफल देख रहे हैं। अब इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं। दरअसल बताऊं मैं आपको कि ये जो आप देख रहे हैं ये AK-47 का आधुनिक रूप है। AK-47 राइफल का नाम आपने सुना होगा। दुनिया भर में इस राइफल की बहुत ज्यादा मांग है। अमेरिकी बंदूकों पर भी ये राइफल भारी है। 30 से ज्यादा देशों में ये राइफल तैयार की जा रही है। 30 से ज्यादा देशों में 6 लाख राइफल भारत में बननी है। 6 लाख। 5100 करोड़ का रक्षा समझौता था दरअसल, और भारत रूस साझा प्रोजेक्ट है ये इस AK-203 का। उत्तर प्रदेश के अमेठी में इसका उत्पादन होगा, वहां प्रोडक्शन इसी साल शुरू हो जाएगा इसका। AK-302 राइफल का वजन जो है वो 203 का जो वजन है वो लगभग 4 किलो है। मैगजीन में 30 गोलियां लगाई जा सकती हैं। प्रति सेकंड 10 गोलियां ये दागता है। 1 सेकंड में 10 गोलियां दागने की ताकत रखता है ये राइफल। अब आप सोचिए 60 मिनट में कितनी गोली दागेगा, 1 सेकंड में अगर 10 गोली। 400 मीटर दूर निशाने को साधने में सक्षम है। 400 मीटर दूर। पिकेटनी रेल भी इसमें लगा हुआ, ऊपर अगर आपको नजर आ रहा है, दूरबीन जिसमें फिट करते हैं, ऊपर आपने देखा होगा राइफल के, उसे बोलते हैं, वो भी इसमें लग सकती है। तब अंधेरे में भी निशाना साधा जा सकता है। यह है इसकी ताकत। आइए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, के सिन्हा साहब, उनसे जानते हैं इस राइफल के बारे में और भारत की ताकत के बारे में। सिन्हा साहब, अगर जल्दी से संक्षेप में बताइए कि भारत, ये AK-203 मैंने दर्शकों को दिखाया, ब्रह्मोस दिखाया, भारत रक्षा क्षेत्र में, हथियार निर्माण के क्षेत्र में कितना परिपक्व और ताकतवर हो गया?
निर्यात हमारा 25वें नंबर पे था, जब डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन सिस्टम, हम आयात जो करते थे वो हम दूसरे नंबर, सऊदी अरेबिया नंबर 1, इंडिया वाज नंबर 2। और हमारी पहले तो 85% तक हम आयात पे डिपेंडेंट हो गए। पूरा हमारी डिपेंडेंसी वेपन इक्विपमेंट, इवन छोटे छोटे चीजें, पूरे रक्षा के जो साजो सामान है उनके सारी चीजें, इवन छोटे छोटे कल पुर्जे जो हम कहते हैं स्पेयर पार्ट्स, वो आते थे। आज जो क्वांटम जंप है, जब हम ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज हम कहते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, खुद डेवलप कर रहे हैं, अप्रोच ही बदल दिया। तो हमारी जो रिलायबिलिटी है, जो हमारी लो कॉस्ट ऑप्शन है, वर्सटिलिटी है, जो हम वर्सटाइल हैं, और हम जो आगे वाली जनरेशन की चीजें बना रहे हैं, और इतना चीप। देखिए हमारा मार्स का जो मिशन था, उसको कहते हैं कि हॉलीवुड के जो पिक्चर है उसके में खर्चा ज़्यादा आता है जितना हमारे मार्स मिशन में लगा है। तो हमारे यहाँ स्पेस के अंदर में अभी होड़ लग गई है कि इंडिया से हम अपने सैटेलाइट को भेजें, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही इतनी चीप है। आइए, सिर्फ इतना ही नहीं था, एक और बहुत बड़ी ताकत भारत को मिलने वाली है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। ये देखिए, पहले विजुअल दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया दिशा को, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। ये जो इनॉग्रेशन देख रहे हैं दिशा का, ये दिशा क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक नया एयरबेस बन रहा है पाकिस्तान के बहुत नजदीक। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं दिशा एयरफील्ड, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। ये आप देख रहे हैं पाकिस्तान से सिर्फ 130 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरफील्ड बन रही है। और इसके बनने के बाद ये देखिए जरा, भारत के लड़ाकू जहाजों को सिर्फ 130 किलोमीटर का सफर तय करना है। मात्र कुछ मिनटों में पाकिस्तान की सीमा पर बम गिरा के, देखिए ये जो आप व्हाइट डॉट देख रहे हैं, यहां पर बन रहा है दिशा एयरफील्ड, और यहां से पाकिस्तान की दूरी सिर्फ 130 किलोमीटर है। पाकिस्तान की पेशानी पर बल आ जाएंगे इसके बनने के बाद। आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं। वो जो ये देखिए, ये तैयार जो हो रही है, ये दिशा एयरफील्ड है, ये बनकर तैयार होगी। यहां से फाइटर सीधे उड़ान भरेंगे और पाकिस्तान की सीमा के अंदर बम गिराएंगे और वापस आ जाएंगे। ये है दिशा एयरफील्ड, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। भव्य एयरफील्ड बन रही है पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास। प्रधानमंत्री ने आज इसका शिलान्यास किया है और ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा परेशान करेगी ये एयरफील्ड। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कहा कि पश्चिम की सीमा पर हम और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाएंगे। सुनिए जरा पीएम। डीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डीसा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से केवल 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारे फोर्सेस, विशेषकर हमारी वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी दुस्साहस का और बेहतर ढंग से जवाब दे पाएंगे। तो भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले कई दिनों इस तरह की तस्वीरें सामने आई, आज भी ऐसे ही खबर आई। शख्स को देख रहे हैं आप, हट्टा कट्टा नौजवान जिम ट्रेनर को हार्ट अटैक आ गया। तस्वीर जरा दिखाइए इसकी। ये है वो जिम ट्रेनर जिसे आप देख रहे हैं। आप शरीर से ही समझ सकते हैं, इसकी फिटनेस का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसे हार्ट अटैक आ गया, हार्ट अटैक से मौत हो गई। बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ गया। अब सोचिए, इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है तो बाकी किसी की क्या बिसात। ये हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? क्या जिम जाना बंद कर दे लोग? क्या योगा करना बंद कर दे? क्या एक्सरसाइज करना बंद कर दे? अब जरा तस्वीर दिखाइए जो इसे हार्ट अटैक आया। इसे फुल स्क्रीन लीजिए। ये बैठा हुआ है ये शख्स कुर्सी के पास और हार्ट अटैक आता है और गिर पड़ता है। ये देखिए, सिर्फ 3 सेकंड लगे होंगे, 3 सेकंड, उसके बाद इसे उठाकर ले जाया गया। ये तस्वीर देखिए जरा, डरा देने वाली तस्वीर है। इस शख्स को ले जाया गया, जिम ट्रेनर था। ये देखिए कुर्सी पर बैठा है, टेक लगाए हुए काउंटर पर, और गिरा है, हार्ट अटैक आया और कुर्सी पर पीछे ही गिर पड़ा है। दिल का दौरा पड़ा और तुरंत आनंद फानन में उसी वक्त मौत हो गई। तब तक कुछ समझ पाते, उसे ले जा पाते, उसकी मौत हो चुकी थी।
ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें डरा रही हैं। ये देखिए, उसकी फिटनेस से अंदाजा लगा सकते हैं आप। और इतने फिट शख्स को अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो सभी के दिल में एक डर बैठ जाता है कि आखिर इस फिट शख्स को, जो फिटेस्ट है, उसे अगर हार्ट अटैक आ सकता है तो कौन सुरक्षित है। देखिए जरा हुआ क्या। जिम ट्रेनर को कैसे, ये देख रहे हैं आप जिम ट्रेनर की तस्वीर। आदिल नाम है इनका। आदिल की 35 साल उम्र थी और शालीमार गार्डन में इन्होंने अपना जिम खोला था। इसी जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते थे। आदिल खुद भी फिटनेस फ्रीक थे, बिल्कुल फिट, हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। और इतने फिट शख्स को कैसे हार्ट अटैक आ गया। कुछ दिन पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का एक ऑफिस भी खोला था आदिल ने। इसी ऑफिस में आदिल काम कर रहे थे। उसी वक्त बैठे हुए थे जब हार्ट अटैक आया। काम करने के दौरान आदिल को हार्ट अटैक आ गया। आदिल ऑफिस की कुर्सी से नीचे गिर पड़े। कुछ ही सेकंड के अंदर आदिल की मौत हो गई और वहां मौजूद लोग आदिल को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचे तब तक डॉक्टर्स ने आदिल को मृत घोषित कर दिया। आइए आपको आदिल की एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए। कुर्सी वाली, जिस कुर्सी पर वो बैठे थे और उन्हें हार्ट अटैक हो गया। और उसके बाद आपको डॉक्टर से सुनवाएंगे कि क्या अगर आप योगा और एक्सरसाइज करते हैं तो ये डरावना है, टेंशन देने वाला है क्या। देखिए जरा, आदिल बैठे थे और आदिल को अटैक आया और वो फौरन गिर गए और उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग कुछ नहीं समझ पाए। आदिल की पहली फोटो दिखाइए जरा, उनकी फिटनेस का अंदाजा लोगों को हो जाए कि वो कितने फिट थे। ये देखिए, ये है आदिल की फोटो। जिम के ट्रेनर थे। तो आखिर कैसे हार्ट अटैक आ गया इतने फिट शख्स को। लोग यही सवाल पूछते कि वो बिल्कुल फिट था, दौड़ रहा था, भाग रहा था और हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर से हम बात करेंगे, डॉक्टर राजू व्यास से। डॉक्टर राजू व्यास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू साहब, ये बताइए, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिट लोग हैं जो एक्सरसाइज कर रहे थे, योगा कर रहे थे या फिर जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या ये सब बंद कर दे? क्योंकि पिछले दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो डरा रही हैं। वो लग रहा है आप दौड़ेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, हार्ट अटैक ना आ जाए किसी को। जरा बताइए, लोगों का डर भगाइए। हमें जिम आदि में दिए जाने वाले प्रोटीन के पाउडर को मेडिकल एडवाइजरी के बगैर नहीं लेना चाहिए। जिम में विगरस एक्सरसाइज बगैर मेडिकल फिटनेस के लिए नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने की स्थिति में कार्डियो रेस्पिरेटरी रिससिटेशन आदि करना आना चाहिए या जिम आदि में एक एक्सपर्ट या इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पे कि अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उन्हें रिससिटेट कर पाएं। किसी भी प्रकार में सीने में होने वाली जलन आदि को हम इग्नोर ना करें, उसके लिए हमें तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आइए डॉक्टर आग हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या करने की जरूरत है। लेकिन आपको पहले बताते हैं किन चीजों से बचें, बहुत जरूरी है बचना। हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहली चीज, ज्यादा तला भुना ना खाएं। हमें इल्म नहीं होता, पता नहीं चलता और हम इस तरह की चीजें खाते रहते हैं। मोटापे को बढ़ने ना दें, वेट का ख्याल रखें, शराब का सेवन ना करें, यह भी हार्ट के लिए बड़ी परेशानी है। दवा जरूरत पड़ने पर ही लें, एक्सरसाइज नियम के अनुसार करें और सुबह सुबह योगाभ्यास करें। देर रात में खाना बंद कर दें, सबसे बड़ी और अच्छी और बेहतर चीज है। लेट नाइट खाना ना खाएं, रात में नींद पूरी ले, सांस फूले तो डॉक्टर से फौरन मिले, दिल की जांच कराते रहें। ये कुछ चीजें हैं जिसको आप कराते रहें। लेकिन आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, डॉक्टर तो सुनिए, डॉक्टर मनोज से सुनिए। डॉक्टर मनोज बता रहे हैं कि आपको भी ऐसा ही लग रहा है टीवी देखने के बाद। पिछले कई दिनों से आपने देखा कोई डांस करते हुए गिर जा रहा है, कोई एक्सरसाइज करते हुए गिर जा रहा है। हर शख्स को लग रहा है कि मेरा दिल ठीक है या नहीं। तो डॉक्टर से सुनिए, वो बता रहे हैं जिन्होंने भी ये तस्वीरें हार्ट अटैक से मौत की देखी हैं कि वो उनके दिमाग में पहला सवाल आ रहा है, फौरन क्या करें। कौन सी वो 5 चीजें डॉक्टर बता रहे हैं जो तस्वीरें देखने के बाद आपको करने की जरूरत है। सुनिए जरा। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे सबसे पहले जो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इस पे अपना कंट्रोल करना होगा। दूसरी चीज, एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर उभर के आया है, उसको भी रोकना होगा और फिजिकली एक्टिव होना होगा। कम से कम 150 मिनट पर वीक की एक्सरसाइज चाहिए। थर्ड, जो इंडल्जेंस है विथ अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ, वो भी युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ा रहा है, उसको बिल्कुल क्विट करना होगा। स्मोकिंग क्विट करनी होगी, अल्कोहल
से बचना होगा। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है उनको अपना टेस्ट कराना चाहिए, उनको अपना ट्रेडमिल टेस्ट कराएं, चिकित्सक से परामर्श लें। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि एक जो फूड की जो हैबिट चेंज हुई है, जो जंक फूड हैं उनको त्यागना होगा। शुक्रिया डॉक्टर। तो जानकारी जो डॉक्टर ने दी उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, देश में पढ़ाई लिखाई की क्रांति आने वाली है, उसकी शुरुआत हो गई है। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। बच्चों की पाठशाला में आज मोदी जी भी विद्यार्थी बन गए। तस्वीर आप देख रहे हैं। आखिर क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी दरअसल गुजरात में थे। गुजरात में उनका भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का, और मकसद गुजरात चुनाव भी है, तो मिशन पाठशाला, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री मिशन पाठशाला की शुरुआत की, और शुरुआत के बाद खुद प्रधानमंत्री पाठशाला में जाकर बैठ गए। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को खुद पाठशाला में बैठे और क्लास हो रही। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीर। ये तस्वीर आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। ये प्रधानमंत्री को एम्बियंस दीजिए जरा इसका। खुद भी प्रधानमंत्री वहां टीचर जो पढ़ा रहे थे उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे थे, समझ रहे थे कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं। ये आपको बताऊंगा ये है क्या। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। प्रधानमंत्री स्कूल में जो एग्जीबिशन लगी थी उसे देखने के लिए पहुंचे। ये वो आप देख रहे हैं कि ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो होगा वो कैसा होगा। आइए अब आपको बताते हैं होगा क्या और क्या तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कैसे देश में शिक्षा क्रांति आ जाएगी अगर ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुल गए और शुरू हो गए। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बच्चों के साथ बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं। देश के पीएम का ये बहुत बड़ा तोहफा है बच्चों को। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ हुआ है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस क्या है ये आपको बताऊंगा। गुजरात में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत हो गई है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है। गांधीनगर के सरकारी स्कूल से इसकी शुरुआत की गई है। इससे 5 साल में 1 करोड़ बच्चों को फायदा होने वाला है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी खुद बच्चों की पाठशाला में बैठ गए। बच्चे क्लास में लैपटॉप और पढ़ाई करते नजर आए। उन्होंने उनके पढ़ने के तौर तरीकों को करीब से देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान वो बच्चों के साथ बात भी करते हुए नजर आ रहे थे। इसका मकसद क्या है, देखिए, वैज्ञानिक तरीके से शिक्षा देना इसका मकसद है, जो बच्चों और देश की जरूरतों को पूरा कर सके, जिससे बच्चों की क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो। अब इसके तहत होगा क्या, ई लर्निंग पढ़ाई के मोड पर जोर दिया जाएगा। ई लर्निंग यानी लैपटॉप के जरिए पढ़ाई, टैबलेट के जरिए पढ़ाई, 5G स्मार्ट सुविधाओं के साथ बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। 5G भी देश में आ गया। 1,50,000 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। स्मार्ट क्लासरूम लगभग 1.5 लाख बनाए जाएंगे। 20,000 नए कंप्यूटर लैब और 50,000 नए क्लास बनेंगे। इसके लिए सरकार 5,000 अटल टिंकरिंग लैब भी बनाएगी, जिसमें 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स तकनीक पर जोर दिया जाएगा। इसके बारे में आपको बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी छात्रों को रूबरू कराया जाएगा इसके अंदर। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बता रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कैसे शिक्षा में क्रांति का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए जरा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो, उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। भारतीय भाषाओं में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया। गुजराती सहित अनेक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में अब पढ़ाई हिंदी में होगी, मातृभाषा में होगी, और ये वो देश जो अपनी भाषा में पढ़ाई करते रहे, वो देशों के लिए फायदा क्या रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। उसमें अमेरिका शुमार है। अगली तस्वीर दिखाइए। उनमें वो मुल्क शुमार है जिन्होंने अपनी भाषा के साथ जुड़े रहे, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदी में पढ़ाई ना होने की वजह से देश की बहुत सी प्रतिभाएं खत्म हो गई, क्योंकि पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी, बच्चों को हिंदी आती थी, इसलिए जो हीन भावना उनमें पैदा हुई वो प्रतिभाएं खत्म हो गई।
इसलिए एमबीबीएस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होगी। आपको बताने जा रहा हूं मैं जिन देशों ने अपनी भाषा में पढ़ाई की है, चाहे वो अमेरिका हो अंग्रेजी में, चाइना हो चीनी में, फ्रांस हो फ्रेंच में, जर्मनी हो जर्मन में, ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी भाषा में ही पढ़ाई लिखाई की। वो देश आज कहां से कहां पहुंच गए, देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमेरिका से शुरुआत करते हैं। अपनी भाषा पर अमेरिका जोर देता है। उससे होता क्या है कि अमेरिका की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई होती है। इसे थोड़ा फास्ट मूव कीजिए प्लीज। अमेरिका के 80% लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $64,500 है। चाइना की आधिकारिक भाषा मंदारिन है। पढ़ाई लिखाई में मंदारिन पर जोर दिया जाता है। 2035 तक 100% मंदारिन का लक्ष्य रखा गया है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की। यह बताने का मकसद सिर्फ यह है कि जो देश अपनी भाषा में ही रिसर्च यानी शोध कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, उनके यहां प्रतिभाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ी, उनके यहां विकास भी उतनी तेजी से हुआ है। तो भाषा का कैसे ताल्लुक है? प्रति व्यक्ति आय चीन में $14,340 है। फ्रांस की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है। फ्रांस में लोग इसी भाषा में पढ़ाई लिखाई और रिसर्च करते हैं। शिक्षा और शोध में फ्रेंच भाषा पर ही जोर दिया जाता है। फ्रांस की करीब पूरी आबादी फ्रेंच बोलती है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है फ्रांस। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति सालाना आय $38,625। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की आधिकारिक भाषा जर्मन है। ज्यादातर कामकाज जर्मन भाषा में ही होता है। स्कूल कॉलेज और शोध में जर्मन पर ही जोर दिया जाता है। जर्मनी यूरोप में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। प्रति व्यक्ति सालाना आय €47,700 है जर्मनी की। ब्रिटेन की बात कर लीजिए। ब्रिटेन में अंग्रेजी बोली जाती है। अंग्रेजी उसकी आधिकारिक भाषा भी है और ब्रिटेन दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति सालाना आय $45,000 है ब्रिटेन में। ये बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि अपनी भाषा में जब प्रतिभाएं पढ़ेंगी तो ज्यादा हर लिहाज से विकास होगा और तरक्की भी होगी। जरा सुनिए पीएम मोदी को। हमने इंटरनेट की फर्स्ट G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। आज 5G स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर आतंकिस्तान के भाईजान जिनपिंग आतंकिस्तान के भाईजान कैसे बन गए मैं आपको बताऊंगा। आतंकियों के साथ आकर खड़े हो गए शी जिनपिंग। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कैसे शी जिनपिंग पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए आतंकी भी उन्हें मंजूर है। तो देखिए जरा आतंकिस्तान के साथ क्यों और कैसे खड़े हो गए जिनपिंग। आखिर क्या हुआ ऐसा जो वो उनके साथ आकर खड़े होने की परिस्थिति बन गई। देखिए ये आप देख रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत अमेरिका दरअसल एक प्रस्ताव लेकर आए। प्रस्ताव पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ था, एक आतंकी के खिलाफ था यह प्रस्ताव। लश्कर के इस आतंकी का नाम शाहिद मोहम्मद है। शाहिद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कराना था। अमेरिका और भारत साथ में थे। चीन ने भारत यूएस प्रस्ताव पर बाधा लगाई, ब्लॉक कर दिया उसे। पिछले कुछ महीनों में यह चीन का चौथा समर्थन है इस तरह का आतंकी को। सोचिए, अमेरिका ने महमूद को वैश्विक आतंकी सूची में डाला हुआ है और 2016 से ही महमूद अमेरिका की आतंकी लिस्ट में है, लेकिन चीन को यह आतंकी पसंद है। शाहिद महमूद लश्कर का सुप्रीम सदस्य है और 2007 में शाहिद महमूद लश्कर से जुड़ा था। लश्कर तैयबा के लिए फंड जुटाता था यह आतंकी। लश्कर के ह्यूमैनिटेरियन विंग में शामिल हुआ ये और इसी विंग के जरिए फंड जुटाया जाता है। शाहिद आतंकी साजिद मीर का करीबी बताया जाता है। साजिद मीर 26/11 का मास्टरमाइंड है, लेकिन चीन उसकी पैरवी कर रहा था। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह पहली बार नहीं हुआ।
इससे पहले भी बहुत से आतंकी हैं जिन आतंकियों के साथ आकर खड़ा हुआ है और खड़ा होता रहा है चीन और जिनपिंग। लेकिन सवाल यह है कि जब आतंकी इनके ऊपर आकर चढ़ाई करते हैं तब इन्हें आतंक परेशान करता है, तब इन्हें आतंक से खौफ लगता है और डर लगता है। विजुअल दिखाइए प्लीज। तो सवाल यह है कि आखिर इस बार लश्कर के आतंकी का साथ क्यों आकर खड़े हो गए, ये एक बुनियादी सवाल यह है। और बड़ी बात एक और है कि यूएन की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इससे पहले आपको याद होगा मसूद अजहर पर वीटो लिया था। दूसरा ग्राफिक्स आया क्या, कैसे घोषित होता है, देखिए जरा। हाफिज सईद, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस किस पर वीटो लगाया। हाफिज सईद का बहनोई है अब्दुल रहमान मक्की, जम्मू कश्मीर में हमलों में शामिल रहा है। 2008 में सीआरपीएफ कैंप पर इसने हमला कराया, आतंकियों के लिए यह फंडिंग जुटाता रहा है। जून में मक्की पर प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। अब्दुल रऊफ अगला आतंकी मसूद अजहर का छोटा भाई है, जैश ए मोहम्मद का शीर्ष कमांडर है। ये भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। 1999 में विमान हाईजैकिंग की थी इसने। 2001 संसद हमले में शामिल था ये, एयरफोर्स अटैक में भी शामिल रहा है। तीसरा आतंकी है साजिद मीर। साजिद मीर भारत का मोस्ट वांटेड है और मुंबई हमले का मुख्य साजिश करता है। पाकिस्तान से हमले की कमांड दे रहा था ये। कसाब दूसरे आतंकियों से फोन पर जुड़ा था। सितंबर में यूनाइटेड नेशंस में मीर पर प्रस्ताव आया था। तो ये जो आतंकियों को आप देख रहे हैं, ये आतंकियों के साथ चीन आकर खड़ा होता रहा, ये बताता है। ये आप देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है चीन, उसके पास वीटो पावर है और उस वीटो पावर का इस्तेमाल करके वो आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने में आड़े आता रहा है। लेकिन खुद के आंगन में जो सांप पालते हैं और या सांप को दूध पिलाते हैं, उनको खुद सांप एक बार जरूर डसता है। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।